एक रहस्यमयी जंगल जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी इसके अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। कुछ लोग मानते हैं कि ये जंगल इंसानों की आत्माओं को एक अनंत भूल भुलैया में कैद कर लेता है, जबकि कई लोगों का दावा है कि यहाँ खतरनाक दानव रहते हैं। आज हम बात करेंगे 2024 की हॉरर मिस्ट्री फिल्म द वॉचर्स की, जिसमें ऐसा ट्विस्ट छिपा है जिसे आप आखिर तक नहीं समझ पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूं ध्रुव एंड आपका स्वागत है मेरा चैनल एक्सप्लेनेशन ध्रुव पे। फिल्म की शुरुआत होती है जॉन नाम के एक आदमी से जो जंगल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन चाहे वो किसी भी दिशा में दौड़े, हर बार वापस उसी जगह पहुंच जाता है जहां एक बोर्ड लगा है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है और जॉन जानता है कि अंधेरा होने से पहले उसे यहां से निकलना होगा। आखिरी कोशिश में वो एक पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। तभी चारों तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक कोई रहस्यमयी एंटिटी उसे घसीटकर एक गहरे गड्ढे में ले जाती है और जॉन हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसके बाद कहानी की मेन कैरेक्टर मीना की एंट्री होती है। वो एक पेट शॉप में काम करती है और अपनी उदास जिंदगी में किसी से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करती। एक दिन उसका बॉस उसे एक पैरट को म्यूजियम तक पहुंचाने का काम देता है। रात को पार्टी में जाने से पहले मीना एक विग पहनती है और अपना नाम बदलकर कैरोलाइन बताती है। इससे साफ पता चलता है कि वो अपनी असली पहचान सबसे छिपा कर रखती है। अगली सुबह वो पैरट को लेकर सफर शुरू करती है। रास्ते में उसकी बहन ल्यूसी का वॉइसमेल आता है। आज उनकी माँ की डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन मीना कोई जवाब नहीं देती। वो रेडियो सुनते हुए आगे बढ़ती रहती है और बिना महसूस किए एक घने जंगल में पहुंच जाती है। अचानक उसका फोन सिग्नल गायब हो जाता है, रेडियो बंद हो जाता है और कुछ ही सेकंड बाद उसकी कार भी रुक जाती है। इंजन खराब होने के कारण वो पैरट को लेकर पैदल चलना शुरू करती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी कार पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। वो वापस लौटने की कोशिश करती है, लेकिन हर रास्ता उसे फिर उसी जगह ले आता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं और मीना को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। उसी समय उसे दूर एक इंसान दिखाई देता है। वो उसके पीछे दौड़ती है और एक अजीब से कैबिन तक पहुंचती है। वहां एक बूढ़ी औरत गेट खोलकर चिल्लाती है, अगर अपनी जान बचानी है तो 5 सेकंड के अंदर अंदर आ जाओ। डरी हुई मीना तुरंत अंदर चली जाती है। उस कैबिन को कूप कहा जाता है। यहाँ पहले से 3 लोग रह रहे हैं, मैडलीन, डैनियल और सियारा। वे बताते हैं कि वे भी महीनों पहले इसी जंगल में फंस चुके हैं और अब बाहर नहीं निकल पा रहे। रात होने पर मीना एक और अजीब चीज देखती है। पूरी दीवार एक विशाल ग्लास से बनी हुई है। बाहर क्या है ये अंदर से दिखाई नहीं देता, लेकिन बाहर मौजूद रहस्यमय क्रीचर्स अंदर खड़े हर इंसान को साफ देख सकते हैं। उन्हें ही सब लोग वॉचर्स कहते हैं। मैडलीन सभी को रोज की तरह ग्लास के सामने खड़ा करती है। बाहर से डरावनी आवाजें आती रहती हैं, लेकिन कोई भी क्रीचर दिखाई नहीं देता। मीना को यह सब किसी नाइटमेयर जैसा लग रहा था। अगली सुबह वो अकेले जंगल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कई घंटों तक भटकने के बाद उसे हर जगह सिर्फ एक ही बोर्ड दिखाई देता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये जंगल एक रहस्यमयी भूल भुलैया है। हार कर वो वापस कूप लौट आती है। समय बिताने के लिए वो टीवी देखने लगती है। टीवी पर एक रियलिटी शो चल रहा होता है, जिसमें कुछ लोग एक घर के अंदर बंद हैं और बाहर बैठे लोग उन्हें लगातार देख रहे हैं। उसे एहसास होता है कि उनकी जिंदगी बिल्कुल उसी शो जैसी बन चुकी है। मैडलीन उसे यहाँ के 3 सबसे जरूरी रूल्स बताती है। पहला, ग्लास के बिल्कुल पास कभी मत जाना। दूसरा, सूर्यास्त के बाद किसी भी हालत में कूप से बाहर मत निकलना। और तीसरा, हमेशा रोशनी में रहना, क्योंकि अंधेरा वॉचर्स की दुनिया है। बाद में सियारा मीना को एक बड़े गड्ढे के पास ले जाती है। उसका मानना है कि इन्हीं वॉचर्स का असली ठिकाना यही है। जिज्ञासा में मीना रस्सी के सहारे नीचे उतर जाती है, लेकिन वहां उसे सिर्फ एक टूटी हुई साइकिल मिलती है। जैसे ही मीना वहां से बाहर निकलने लगी, उसे महसूस हुआ कि उस जगह पर किसी रहस्यमयी एंटिटी की मौजूदगी है। वो बुरी तरह डर जाती है। उसी समय किसी तरह उसे गड्ढे से ऊपर खींच लिया जाता है। बाद में मैडलीन उससे पूछती है कि क्या वो उस गड्ढे के अंदर गई थी, लेकिन मीना झूठ बोल देती है और कहती है कि वो अंदर नहीं गई। मैडलीन को पूरा यकीन था कि मीना की इस हरकत की वजह से वे सब कितने बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं।
उसी रात मीना एक और रूल तोड़ देती है। वो ग्लास के बिल्कुल पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। उसकी इस हरकत से वॉचर्स बुरी तरह गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि मैडेलीन समय रहते स्थिति को संभाल और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। अगली सुबह डैनियल उसके रोज के काम में लग जाता है। दरअसल उनके दरवाजे के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसकी फुटेज वे टीवी पर देखते थे। लेकिन आज कैमरे में कुछ खराबी आ गई थी और डैनियल उसे ठीक कर रहा था। शाम होने पर हमेशा की तरह चारों एक साथ बैठे हुए थे। अचानक कैमरे में सिर्फ 2 पैर दिखाई देते हैं और कोई दरवाजा खटखटाने लगता है। आवाज बिल्कुल जॉन जैसी थी। सियारा तुरंत विश्वास कर लेती है कि बाहर उसका पति ही खड़ा है। वो गेट खोलना चाहती थी लेकिन ऐसा करना रूल्स के खिलाफ था। मैडेलीन उसे रोकते हुए समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात में गेट नहीं खोला जा सकता। वो सियारा से ये भी कहती है कि बाहर जो है वो उसका पति नहीं है, लेकिन सियारा उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वो गेट के पास जाकर उस शख्स से अपना चेहरा दिखाने को कहती है और कैमरे के सामने आने के लिए बोलती है। वो शख्स सचमुच कैमरे के सामने अपना चेहरा दिखाता है। वो बिल्कुल जॉन जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। फिर भी मैडेलीन किसी भी हालत में गेट खोलने को तैयार नहीं थी। वो सियारा से कहती है कि जॉन से ऐसा कोई राज पूछो जो सिर्फ असली जॉन ही जान सकता हो। सियारा उससे पूछती है, यहाँ फंसने से पहले तुमने मुझे जो किताब खरीद कर दी थी उसका नाम क्या था? लेकिन जॉन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। तभी अचानक कोई रहस्यमयी एंटिटी आती है और उसे कैमरे के सामने से घसीट कर ले जाती है। सियारा पूरी तरह उलझन में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। उसी समय बाहर मौजूद सारे वॉचर्स मिलकर ग्लास वॉल तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि ग्लास लगभग टूट ही जाता। तभी मैडेलीन आगे बढ़कर तीनों के सामने खड़ी हो जाती है और अचानक पूरा माहौल शांत हो जाता है। अगली सुबह इसी बात को लेकर चारों के बीच जबरदस्त बहस होती है। सबका मानना था कि वॉचर्स को भड़काने की सबसे बड़ी वजह मीना थी। अगर उसने रूल्स न तोड़े होते तो शायद पिछली रात उनकी आखिरी रात बनती। यहीं से फिल्म हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। असल में रूल्स तोड़ने की आदत मीना को बचपन से ही थी। मीना और लूसी जुड़वा बहनें थीं। एक दिन उनकी माँ दोनों को कार में लेकर कहीं जा रही थी। मीना बहुत शरारती थी और किसी की बात नहीं मानती थी। उसने कार की खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाल रखा था। उसकी माँ ने उसे डांटा लेकिन मीना फिर भी नहीं मानी। आखिरकार उनकी माँ ने विंडो बंद करनी शुरू कर दी, लेकिन मीना ने जिद में अपना हाथ ग्लास पर ही रख दिया, जिससे उसकी उंगलियां बुरी तरह दब गईं। उसी वक्त अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस हादसे में मीना की माँ की मौत हो जाती है, जबकि उसकी बहन लूसी बच जाती है। मीना हमेशा खुद को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती रही। इसी वजह से वो हर जगह अपनी पहचान छिपाती है। वो किसी के करीब नहीं आना चाहती और हमेशा अकेले रहना पसंद करती है। अगली सुबह मीना जल्दी उठकर बाहर निकलती है। वो नोट्स बना रही थी और रिसर्च कर रही थी कि आखिर इस जंगल से बाहर कैसे निकला जाए। जहां जहां वो जाती वहां निशान बनाती जाती ताकि बाद में रास्ता पहचान सके, लेकिन उसे कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। असल में वो ये सब सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए कर रही थी। अगर डैनियल की बात करें तो वो थोड़ा साइको किस्म का इंसान था। वो भी सियारा और उसके हस्बैंड के साथ ही उसी दिन यहाँ फंसा था। करीब 5-6 महीने से वे सभी इस जगह पर कैद थे। धीरे धीरे डैनियल का मैडेलीन पर से भरोसा उठ चुका था। उसे लगता था कि वही असली वजह है जिसकी वजह से वे सब यहाँ फंसे हैं, और अब वो उससे बदला लेना चाहता था। जब मीना वापस आती है तो वो सियारा को कुर्सी पर बैठा हुआ देखती है। रिसर्च करते करते अचानक उसे एहसास होता है कि सियारा वहां नहीं है। वो दरवाजे से बाहर निकल चुकी है। मीना तुरंत समझ जाती है कि सियारा उसी गड्ढे की तरफ गई होगी, क्योंकि उसे अभी भी विश्वास था कि उसका पति वहीं जिंदा है। मीना उसे जबरदस्ती वापस लेकर आती है, लेकिन लौटते समय दोनों देखती हैं कि डैनियल ने मैडेलीन को बांध रखा है। उन्हें देखते ही डैनियल वहां से भाग जाता है और इसी बीच सूरज डूबने का समय भी करीब आ जाता है। सियारा डैनियल के पीछे दौड़ पड़ती है, जबकि मीना मैडेलीन के हाथों की रस्सियां खोल देती है। जब वे दोनों कूप की तरफ लौटती हैं तो देखती हैं कि डैनियल ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। उधर सूरज डूब चुका था और रात हो चुकी थी। उसी पल गुफा से वॉचर्स बाहर निकल आते हैं। अब मैडेलीन और मीना दोनों बाहर फंसी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं। आखिरकार मैडेलीन मीना को लेकर घनी झाड़ियों के अंदर छिप जाती है। उस जगह की खास बात ये थी कि वहां उनके शरीर की गंध पूरी तरह छिप जाती थी। इसी वजह से वॉचर्स उन्हें पहचान नहीं पाते। कुछ देर बाद सारे वॉचर्स कूप के सामने पहुंचते हैं। जब वे देखते हैं कि 4 लोगों में से 2 गायब हैं, तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। यहीं पहली बार हमें वॉचर्स की असली झलक दिखाई देती है। उनका शरीर बहुत लंबा था और उनकी स्पीड इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थी। तभी डैनियल उनसे कहता है कि वे दोनों बाहर ही कहीं छिपे हुए हैं। ये सुनते ही सारे वॉचर्स उन्हें ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं।
इसी मौके का फायदा उठाकर मीना और मैडलीन छिपते छिपाते कूप के सामने पहुंच जाती हैं। वे बाहर से डैनियल से बार बार गेट खोलने की गुहार लगाती हैं। आखिरकार डैनियल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गेट खोल देता है। अंदर आते ही मैडलीन गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि आज उसकी वजह से वे दोनों मरते मरते बची हैं। लेकिन उसी समय बाहर मौजूद वॉचर्स पूरे घर को तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। वे उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते और साफ लग रहा था कि कुछ ही पलों में वे अंदर आ जाएंगे। तभी उन्हें टेबल के नीचे एक छिपा हुआ गड्ढा दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसके नीचे एक सुरक्षित बंकर बना हुआ है। बंकर के अंदर पहुंचकर वे एक बहुत बड़ी जगह देखते हैं। वहां इतना खाना जमा था कि आराम से पूरा 1 साल बिताया जा सकता था। रिसर्च करते समय मीना को वहां एक कंप्यूटर मिलता है। फाइल्स देखने पर पता चलता है कि इस जगह पर पहले एक साइंटिस्ट रहता था जो आयरलैंड के सबसे मशहूर साइंटिस्ट्स में से एक था। कंप्यूटर में उसे कई वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। हर दिन वो साइंटिस्ट एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता था ताकि भविष्य में अगर कोई यहाँ पहुंचे तो वो सच्चाई जान सके। वीडियोस से पता चलता है कि उसने इस रहस्यमयी जगह के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी थी। इसी वजह से उसने यहाँ एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंटल लैब बनाने का फैसला किया, जिसके बारे में बाहरी दुनिया को कुछ भी पता नहीं था। अपना घर और लैब तैयार करने के लिए वो ऐसे लोगों को यहाँ लाता था जिनका इस दुनिया में कोई परिवार या अपना कहने वाला नहीं था। देखने में तो ये क्रीचर्स बहुत शांत लगते हैं, लेकिन असल में ये हैं कौन? ये क्रीचर्स इतने खतरनाक क्यों हैं? क्योंकि ये असल में शेप शिफ्टर्स हैं, यानी ये इंसानों का रूप धारण कर सकते हैं। साइंटिस्ट को ये एहसास हो जाता है कि ये सिर्फ इंसानों को देखकर ही उनका ज्ञान हासिल कर लेते हैं। इतना ही नहीं, ये बेहद बुद्धिमान भी होते हैं। जिस हाफलिंग को साइंटिस्ट ने पकड़ रखा था वो धीरे धीरे बिल्कुल उसी साइंटिस्ट जैसा बनने लगा था और उसकी सारी बुद्धि भी अपनाने लगा था। अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग में साइंटिस्ट उन लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ता है जो कभी इस बंकर तक पहुंच सकें। वो बताता है कि उसकी वजह से अब उसके जैसा ही एक और बुद्धिमान जीव पैदा हो चुका है। अब उसे मारे बिना वो यहाँ से नहीं निकल सकता, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि उसे मारने की कोशिश में वो खुद बचेगा या नहीं। इसी वजह से वो एक और जरूरी बात बताता है, अगर कोई इस बंकर तक पहुंचे तो उसे बर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ वही जानते हैं। ये पक्षी हमेशा नदी तक जाते हैं और नदी के किनारे एक बोट मौजूद है। साइंटिस्ट भी इसी बोट के जरिए इस जंगल में आया था। ये सब जानने के बाद अगली सुबह सभी लोग जंगल से निकलने के लिए रवाना हो जाते हैं। खुशकिस्मती से उनके पास एक बर्ड पहले से मौजूद था, वही पैरेट जिसे मीना डिलीवर करने आई थी। उस पैरेट का पीछा करते करते वे आखिरकार नदी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वॉचर्स को पता चल जाता है कि वे जंगल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। शाम होने ही वाली थी। सब लोग जल्दी से बोट में बैठ जाते हैं, लेकिन डैनियल उनके साथ नहीं जाता। उसे अचानक सियरा का पति जॉन दिखाई देता है और वो सोचता है कि जॉन अभी भी जिंदा है। वो उसे भी बोट तक लाने की कोशिश करता है, लेकिन सच ये था कि जॉन एक वॉचर था और दुर्भाग्य से उसी हाफलिंग द्वारा डैनियल को मार दिया जाता है। उधर मीना के मन में डर था कि कहीं ये क्रीचर्स तैरकर उनके पास न पहुंच जाएं। तभी मैडलिन उसे बताती है कि वे कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं आ सकते। उन्हें गायब करके इस जगह पर सील कर दिया गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, इसका जवाब आगे मिलता है। आखिरकार मीना, सियरा और मैडलिन तीनों जंगल से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। वे बस स्टैंड पहुंचते हैं और एक बस में बैठ जाते हैं। उनके चेहरों पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। कुछ दिनों बाद मीना उस प्रोफेसर की लैब में पहुंचती है। वैसे एक बात बताना रह गया था, प्रोफेसर की आखिरी रिक्वेस्ट थी कि जो भी उसकी अंतिम वीडियो देखे वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स के सबूत उसकी यूनिवर्सिटी जाकर नष्ट कर दे, ताकि ये राज कभी दुनिया के सामने ना आए। मीना यूनिवर्सिटी पहुंचती है। प्रोफेसर की ड्रॉअर में तलाश करते हुए उसे एक एंशिएंट बुक मिलती है। यहीं से वॉचर्स की असली ओरिजिन सामने आती है। दुनिया की शुरुआत में इंसान, फेरीज और एंजल्स एक साथ रहते थे। उस समय इन्हीं वॉचर्स को फेरीज कहा जाता था। फेरीज अपनी बॉडी को बेहद आसानी से बदल सकती थी, यहाँ तक कि वे अपने पूर्वजों का रूप भी धारण कर लेती थी। लेकिन समय के साथ इंसानों ने तंत्र मंत्र की मदद से फेरीज को सील कर दिया। एंजल्स आसमान में चले गए और कुछ फेरीज धरती पर ही रह गईं। उनमें से कई इंसानों के साथ इंटिमेट हुई। इंसानों और फेरीज की इसी संतान को हाफलिंग्स कहा गया, यानी उनमें इंसानों और फेरीज दोनों की विशेषताएं मौजूद थीं। और उस जंगल में रहने वाले सारे वॉचर्स असल में हाफलिंग्स ही थे। सालों से वे इंसानों को देखकर खुद को लगातार इवॉल्व कर रहे थे। थोड़ी और तलाश करने पर मीना को कुछ पुरानी फोटोज मिलती हैं। उन तस्वीरों में साइंटिस्ट के साथ मैडलिन भी दिखाई देती है। रिसर्च करने पर उसे पता चलता है कि मैडलिन असल में उसी साइंटिस्ट की पत्नी थी। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है,
अगर वो साइंटिस्ट की पत्नी थी तो उसे पहले से सब कुछ पता होना चाहिए था। और यही मिलता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मीना अचानक समझ जाती है कि मैडलिन कोई इंसान नहीं बल्कि एक हाफलिंग है। ये एहसास होते ही वो तुरंत सियरा के घर पहुंचती है और उसे सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह मैडलिन ने उन्हें धोखा दिया। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि मैडलिन इतने दिनों तक उनके साथ रहकर ही उन पर नजर रख रही थी। वो उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उनके माइंड को पढ़ रही थी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, मैडलिन आखिर जंगल से बाहर कैसे आ गई? तभी अचानक एक कार की आवाज सुनाई देती है और गेस व्हाट, कार से बाहर निकलती है असली सियरा। यानी अब साफ हो जाता है कि मीना अब तक जिससे बात कर रही थी वो सियरा नहीं बल्कि मैडलिन थी, जिसने सियरा का रूप धारण कर रखा था। जैसे ही असली सियरा घर के अंदर आती है, मैडलिन अपना रूप बदलकर उस पर हमला कर देती है। सियरा बेहोश होकर गिर जाती है। फिर मैडलिन बार बार मीना पर हमला करने लगती है। उसका मकसद मीना को मारकर उसकी पहचान और उसके अस्तित्व को छीन लेना था। यहीं एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है, मैडलिन कोई और नहीं बल्कि उसी साइंटिस्ट की बेटी है। अब पूरी कहानी समझते हैं। साइंटिस्ट अपनी पत्नी की असमय मौत को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। इसी दौरान उसका सामना इन शेप शिफ्टर्स से हुआ। उसने सोचा कि वो अपनी पत्नी को फिर से जिंदा कर सकता है। उसने उस शेप शिफ्टर को अपनी सारी यादें, आदतें और डिटेल्स देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे साइंटिस्ट और वो क्रीचर एक साथ रहने लगे और उसी रिश्ते से एक बेटी पैदा हुई। वही बेटी थी मैडलिन, जो आज भी साइंटिस्ट की असली पत्नी का रूप धारण करके जी रही थी। इसके बाद मीना मैडलिन को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम सिर्फ एक शेप शिफ्टर नहीं हो, बल्कि तुम्हारे अंदर इंसानों जैसी भावनाएं भी हैं। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं होती तो तुम इतने दिनों तक हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं करती और ना ही दूसरे शेप शिफ्टर्स से हमारी जान बचाती। यानी तुम्हारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। मीना की सारी बातें सुनकर मैडलिन खुद को कहीं न कहीं गिल्टी महसूस करने लगती है। आखिरकार वो मीना को आजाद कर देती है, लेकिन जाने से पहले वो एक बात कहती है, मेरे जैसे और भी कई शेप शिफ्टर्स इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें अभी पहचानना बाकी है। इतना कहकर मैडलिन वहां से चली जाती है। सियरा को भी पूरी सच्चाई पता चल जाती है और फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मीना अब एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। वो अपनी बहन लूसी से मिलने गई है। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान दिखाई देती है, क्योंकि अपनी माँ की मौत के बाद उसने कभी लूसी से मुलाकात नहीं की थी। ये पहली बार था जब वो खुद चलकर अपनी बहन के पास आई थी। दूसरी तरफ हमें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो लगातार मीना का पीछा कर रही होती है और समझने में देर नहीं लगती कि वो कोई और नहीं बल्कि मैडलिन ही है, जिसने एक बच्चे का रूप धारण कर लिया है। मैडलिन ने मीना से वादा किया था कि वो हमेशा उसका पीछा करती रहेगी। और इसी के साथ खत्म होती है द वॉचर्स की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। एंड दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू गाइज। टिल देन, गुड बाय।